वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ अश्मिता। आज हम लोग इफ़ एल्स प्रोग्राम के ऊपर सेकंड क्लास करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले मेरा एक वीडियो है इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ इफ एल्स प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यूजर से एक वैल्यू लेना है या फिर एक नंबर लेना है, जो कह सकते हैं हम लोग, कि उसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना है उस नंबर के बेसिस पे। वो नंबर तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल के अंदर। देन हम लोगों को चेक करना है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू यूजर ने इंसर्ट किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए देख लेते हैं इसको जावा में कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इंपोर्ट का जो वो लाइन लिखना पड़ता है सबसे ऊपर। मैंने फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया है क्यों ये लाइन लिखना पड़ता है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। क्लास के बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्लास नेम का पार्ट है। तो क्लास नेम में जो नाम हम लोग लिखेंगे थोड़ा रेलेवेंट नाम लिखेंगे। वैसे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेलेवेंट नाम लिखेंगे जो प्रोग्राम के साथ थोड़ा सा सिमिलर हो। और क्लास नेम जो होता है ये वाला पोर्शन में जो हम लोग क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। लाइक ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, कोई भी स्पेस या गैप नहीं रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, मतलब विदाउट एनी गैप। तो अगर आप लोगों को दोनों के बीच में कोई गैप वगैरह ऐसे रखना है तो और एक प्रोसेस है, उसको अंडरस्कोर से आप लोग जोड़ सकते हैं, तो फिर ये वाला कंसिडर हो जाएगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्कैनर वाला लाइन। यहाँ पे स्कैनर के थ्रू से हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट का नाम है एससी। तो फर्दर इस एससी के थ्रू से ही हम लोग यूजर से वैल्यू इंसर्ट करेंगे या फिर इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे जैसे एंटर अ नंबर लिख दिया है, तो ये वाला एकदम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, मतलब स्क्रीन में पहले यही वाला सेंटेंस डिस्प्ले होगा, एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैंने एक लाइन का गैप इसलिए छोड़ा है ताकि देखने में इजी रहेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी लिखने में इजी रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग गैप, लाइन का गैप नहीं दे सकते। तो बेसिकली एससी डॉट नेक्स्ट इंट ये वाला जो फंक्शन है या फिर मेथड है, ये जो मेथड है या फंक्शन है, इसके थ्रू से हम लोग यूजर से किसी भी तरीके का इंटीजर वैल्यू ही केवल ले सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है नेक्स्ट इंट केवल ऐसा वैल्यू इंसर्ट करता है अपने अंदर, ऐसा वैल्यू को एक्सेप्ट करता है या फिर स्टोर करता है जो इंट से बिलोंग करता है, इंट डेटा टाइप से बिलोंग करता है। और लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एन का डेटा टाइप लिखा हुआ है वो इंट है, मतलब इंटीजर वैल्यू ही वो केवल एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात बता दूं आपको कि अगर यूजर से आप लोग इंट डेटा टाइप का कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट इंट ये वाला फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, या फिर मेथड का हम लोग कह सकते हैं ये वाला यूज करना पड़ेगा। मेथड नेम शुड बी दिस, मेथड और फंक्शन नेम, और डेटा टाइप आपका इधर है। देन इसके बाद अगर यूजर से आपको डबल डेटा टाइप वाला कुछ लेना हुआ या फिर लेना है, आपको पहले से ही पता है वो डबल डेटा टाइप का है, तो फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा नेक्स्ट डबल। अगर फ्लोट डेटा टाइप का कुछ लेना हुआ तो उसके लिए लिखना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लोट। अगर कैर डेटा टाइप का लेना हुआ, ये सबसे अलग है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो, ब्रैकेट के अंदर जीरो रहेगा। देन उसके बाद स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप का कुछ लेना हुआ यूजर से, एक्चुअली स्ट्रिंग डेटा टाइप का दो चीज हो सकता है। स्ट्रिंग अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मुझे वर्ड लेना हुआ यूजर से, ऐसा कोई वैल्यू लेना पड़ा कि वो वर्ड है, हम लोगों को पता है कि यूजर विल गिव अ वैल्यू विच इज अ वर्ड, विच विल बी अ वर्ड, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट। सिर्फ नेक्स्ट ये फंक्शन का नेम होगा। और अगर हम लोग कोई सेंटेंस यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे बता दूं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, वर्ड के लिए भी या फिर बोल सकते सिंगल वर्ड के लिए भी या सेंटेंस के लिए भी। सेंटेंस को और हम लोग बोल सकते हैं लाइन भी बोल सकते हैं या फिर
मोर देन वन वर्ड अगर लेना हुआ कभी मुझे, मोर देन वन वर्ड मतलब मान लो किसी का नेम, जनरली किसी भी आदमी का नेम या फिर कोई भी पर्सन का नेम हम लोग जब लेते हैं उसका 2 वर्ड होता है। फर्स्ट जो वर्ड होता है वो फर्स्ट नेम होता है और उसके बाद जो होता है नेक्स्ट वर्ड, या फिर उसको हम लोग सर नेम भी बोलते हैं या फिर लास्ट नेम भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन और मेथड नेम मैंने बता दिया जो जावा में यूजर इनपुट के टाइम करते टाइम यूज होता है। देन इसके बाद हम लोग जो नंबर यहाँ पे मेरा स्टोर हुआ है n के अंदर, जब हम लोग यूजर से ये पूछेंगे कि एंटर अ नंबर, तो उसके बाद जब यूजर इनपुट करेगा कोई भी नंबर और वो जाके एंड में जाके n में स्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि n के अंदर, वेरिएबल n के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो आप लोगों को ग्राफ तो पता ही होगा। तो जनरली हम लोग जब एक ग्राफ ऐसे फॉर्म करते हैं और यहाँ पे 0 होता है और राइट साइड में, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव हम लोग मानते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ये वाला अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब इफ के बाद जो कंडीशन है ये वाला अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो फिर डिस्प्ले क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू से डिस्प्ले होगा n इज अ पॉजिटिव नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग को इसके बाद नेगेटिव का निकालना हुआ तो हम लोग एल्स से भी कर सकते हैं। अगर बेसिक लेवल पे है, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे है और स्कूल में भी एकदम बेसिक लेवल में सिखा रहे हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी अभी नहीं आया है, तो फिर हम लोग उसको नॉर्मल इफ एल्स में रखेंगे। तो वो कैसे होगा, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इफ एल्स के अलावा जो करेंगे वो मैं दिखा दूंगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि कैसे होता है। एल्स के बाद हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज अ नेगेटिव नंबर। अगर एकदम हम लोग बेसिक लेवल पे है तो अभी ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद ब्रेसेस बंद हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड पिन के लिए, उसके बाद क्लास के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल में समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा हम लोग को अगर मुझे एक्चुअली परफेक्ट तरीके से चाहिए। क्योंकि अगर ये वाला प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और कोई 0 दे देगा, n का वैल्यू यदि कोई 0 इनपुट करेगा तो वो भी नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब इट इज़ अ नेगेटिव नंबर दिखाने लग जाएगा, क्योंकि तब तो वो n ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यहाँ पे ये वाला सेटिस्फाइड तो नहीं होगा। तो उसके बाद ये डायरेक्ट आ जाएगा एल्स में, तो यहाँ पे दिखाने लग जाएगा इट इज आर नेगेटिव नंबर, विच इज रॉन्ग। मतलब 0 तो नेगेटिव नंबर नहीं है ना, वो तो 0 ही है। लेकिन इनिशियली जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे इफ एल्स का, जब हम लोग सिर्फ इफ एल्स सीख रहे हैं, तो ये वाला फिर भी ठीक है, कर सकते हैं। और इसको अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ का हेल्प लेना पड़ेगा। एल्स इफ का कॉन्सेप्ट होता है कि एल्स इफ का जो पैटर्न होता है उसमें फर्स्ट वाला जो कंडीशन रहता है वो इफ के बगल में लिखा जाता है, जिसमें जो स्टार्टिंग कंडीशन होता है वो इफ के बगल में होता है, उसके बाद जो होता है वो एल्स इफ होता है उसके बाद। तो यहाँ पे n लेसर देन 0, तो ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम लोग एकदम प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पे एल्स इफ का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि एल्स के बगल में हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग को मोर देन 1 कंडीशन लिखना हुआ तो एल्स इफ का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो लास्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसके लगभग सेम ही है उसके जैसे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन हो गया। चलिए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ पे 0 एड ऑन हो गया है। तो हम लोग कैसे इसको, जो लास्ट वाला प्रोग्राम है उसको ही मैनिपुलेट करके हम लोग ये वाला कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा 2 लाइन ऐड करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इफ के बाद हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन लिख दिया है आप लोगों का n ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन एल्स इफ के बाद लिख दिया है, और थर्ड कंडीशन मतलब जो 0 का कंडीशन है
वो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड कंडीशन। देन ब्रेस क्लोज एंड ब्रेस क्लोज। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बार अगर मैं सिंटैक्स इसका बता दूँ, इफ का क्या सिंटैक्स होता है। अगर हम लोग ओनली इफ कर रहे हैं तो ओनली इफ का सिंटैक्स होता है इफ और उसके बगल में कंडीशन रहता है, देन उसके बाद स्टेटमेंट रहता है। एक्चुअली इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। ट्रू स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडीशन जो इफ के बगल में लिखा हुआ रहता है, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग ये वाला एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ये ओनली इफ है जिसमें कोई एल्स का पार्ट नहीं है। इसके बाद है इफ एल्स। इफ देन उसके बाद कंडीशन। तो जैसे कि मैंने कहा, इसके इफ के बाद जो कंडीशन वाला पार्ट है ये ट्रू हो जाएगा। तो इफ के जस्ट नेक्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, या फिर हो सकता है वो मोर देन वन का भी हो, मतलब ये जो इफ के बाद जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये इफ के बगल में जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो जाता है तो वो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा एल्स के बाद। तो एल्स के बाद जो ब्लॉक है इसको हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि अगर इफ के बगल में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया, तो मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेरा काम करने लग जाएगा। इसके बाद आता है एल्स इफ लैडर। तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है, इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले तो इफ रहता है, देन उसके बाद एक कंडीशन रहता है। ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को मोर देन वन कंडीशन यूज करना हुआ, तब जब ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग को मोर देन वन कंडीशन यूज करना है। क्योंकि इफ के बाद जो एल्स लिखते हैं, एल्स के बगल में हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। एल्स ऐसा हो गया जैसे अदरवाइज। अदरवाइज के बाद हम लोग कुछ कंडीशन नहीं डालते हैं। ये अगर ग्रामेटिकली बोले या लैंग्वेज में बोलेंगे कि अदरवाइज, तो अदरवाइज के बाद हम लोग जनरली कोई कंडीशन नहीं डालते। जनरली इफ के बाद ही हम लोग कंडीशन डालते हैं। तो कंडीशन वन अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर स्टेटमेंट वन, मतलब ठीक इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और यदि ये फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर एल्स इफ लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन के लिए। तो फिर एल्स इफ के बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो स्टेटमेंट टू, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब अगर कोई सिचुएशन ऐसा है कि फर्स्ट वाला भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, सेकंड वाला भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, और यहाँ पे थर्ड कंडीशन मेरा वेटिंग में है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्स इफ कंडीशन थ्री। तो ये वाला यदि सेटिस्फाई हो जाएगा तो स्टेटमेंट थ्री विल एग्जीक्यूट। और अगर ये कोई भी नहीं हुआ, 1 2 3 कोई भी नहीं हुआ, काम नहीं किया यदि, तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो वाला एक्टिव हो जाएगा या फिर ये वाला काम करने लग जाएगा। ये सिंटैक्स था। सिंटैक्स का मतलब है जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग उस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा ही है। अगर सिंटैक्स को हम लोग अच्छे से जान लेंगे कि कौन सा सिंटैक्स कैसे काम करता है, तो ईजिली हम लोग का प्रोग्राम काम करने लग जाएगा, मतलब हम लोग प्रोग्राम ईजिली कर पाएंगे। तब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले ग्रेटर नंबर बिटवीन देम। दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो इनपुट का लाइन होता है। इनपुट का लाइन जब हो जाएगा इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लास नेम, देन क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम। तो यहाँ पे ग्रेटर रख देते हैं क्लास का नेम, देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्कैनर वाला लाइन भी लिख लेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद लिखेंगे एंटर अ नंबर, इसके बाद इंट नम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे बेसिकली यूज़र के थ्रू से हम लोग जो वैल्यू लेंगे तो वो नम में स्टोर करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे और एक वैल्यू लेना है यूज़र से, तो इसका नाम हम लोग num1 रख देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन नाम ऐसे रखेंगे ताकि जो क्वेश्चन चेक कर रहा है, मतलब आंसर पेपर जो चेक कर रहा है, उसको भी समझने में इजी रहेगा। और हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं फिर आगे जाके जब उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, जब रीचेकिंग करेंगे तो हम लोग के लिए भी ईजी हो जाएगा। एंटर अनदर नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र से दो इनपुट लेना था, इसलिए हम लोगों ने
ऐसे लिखा। और मैं बार बार बोल रही हूँ, लाइन का यदि कोई मैं गैप दे रही हूँ बस वो अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए इसलिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लाइन का गैप दे रहे, 2 लाइन का गैप दे रहे या फिर बैक टू बैक लाइन में लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोग्रामिंग में वैसे भी कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। तो हम लोग बेसिकली यूजर से 2 इंटीजर डेटा टाइप का इनपुट ले चुके हैं। यूजर इनपुट जो हुआ है वो इंटीजर टाइप का हो रहा है। हम लोगों को पता है इंटीजर टाइप का, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी इंट लिख दिया है एज अ डेटा टाइप, यहाँ पे भी इंट लिख दिया है एज अ डेटा टाइप, और यहाँ पे जो फंक्शन का यूज किया है या मेथड का यूज किया है वो नेक्स्ट इंट किया है। अदरवाइज ये डेटा टाइप यहाँ पे मिसमैच हो जाता है। अगर मैं दूसरा कुछ देती तो मिसमैच हो जाता और फिर प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता। तो हम लोग चेक करते हैं विथ यूजिंग इफ। ऑब्वियसली इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, एकदम बेसिक सिंपल सा है, जैसे हम लोग मैथमेटिकली करते हैं। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर num1 के अंदर यूजर ने कोई वैल्यू स्टोर किया है वो अगर num2 से ज्यादा है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि num1 बोल के एक वेरिएबल है, उसके अंदर यूजर ने स्टोर किया 15, और num2 बोल के एक वेरिएबल है, इसके अंदर यूजर ने स्टोर किया 12, तो ऑब्वियसली यहाँ पे num1 ग्रेटर देन num2 यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। देन सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में हम लोग क्या लिखेंगे, num1, अगर हम लोग प्रिंट करवा सकते तो करवा देंगे ऐसे, तो num1 इज ग्रेटर एल्स, तो यहाँ पे एल्स इफ डालने की जरूरत नहीं है। अगर num1 num2 से बड़ा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स वाला ही होगा। कैसे, अगर एक एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे तो अगर यूजर ने दिया 8 num1 का वैल्यू और num2 का वैल्यू दिया 17, तो ऑब्वियसली num1 ग्रेटर देन num2 मतलब 8 ग्रेटर देन 17, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ये काम नहीं करेगा। तो इफ यदि काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो एल्स के पास आ जाएगा, और एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो हम लोग एल्स के बाद लिखेंगे num2, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि num2 यानी कि 17 इज द ग्रेटर वन। अगर मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, यानी कि num1 num2 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा, मतलब num2 num1 से बड़ा है। तो ऐसे मेरा ये वाला भी खत्म हो गया। अगर इसको ब्लूजे में देखेंगे तो मैं करके दिखा सकती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ ब्लूजे में ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। अभी कंपाइल हो गया, चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर डालते हैं 14, num1 में 14 चला गया, इसके बाद 12 दे दिया तो num2 में 12 चला गया, और यहाँ पे देखिए 14 इज ग्रेटर दिखा दिया। तो उल्टा देंगे, इसके बाद पहला वाला वैल्यू छोटा देंगे 8 देंगे, और नेक्स्ट वाला वैल्यू हम लोग 96 देंगे। देखिए 96 इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पे एल्स हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स। यहाँ पे बेसिकली 3 नंबर्स लेना है फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले, इसके बाद डिस्प्ले करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इन अमंग देम, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो हम लोग अगर एज्यूम करेंगे कि num1 में हम लोग फर्स्ट वैल्यू को लेंगे, num2 में हम लोग सेकेंड वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, और num3 में हम लोग थर्ड वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो फिर ये कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, जो इंपोर्ट वाला होता है पार्ट, जो इंपोर्ट का लाइन होता है, पब्लिक वर्ड में, उसके बाद स्कैनर वाला। तो मैं बेसिकली पहले बता देती हूँ कि हम लोग इफ में चलते हैं, ठीक है। तो मेन कोड देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ब्लूजे में देखेंगे। तो मेन कोड कैसे लिखेंगे, num1 ग्रेटर देन num2, तो num1 जो है वो num2 से बड़ा है। सिर्फ यही होने से नहीं चलेगा, num1 को num3 से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो num1 ग्रेटर देन num2 एंड num1 ग्रेटर देन num3। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ये वाला जो है एंड साइन है, इसको लॉजिकल एंड कहा जाता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड करता है तभी ये होल फिगर, मतलब होल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। यानी कि लेफ्ट साइड में जो कंडीशन है ये कंडीशन 1 है, और राइट साइड में जो कंडीशन है वो कंडीशन 2 है। तो जब कंडीशन 1 एज वेल एज कंडीशन 2 दोनों ही एट ए टाइम सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड करता है, तभी होल जो इफ है वो सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद
हम लोग लिखेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन num1 इज ग्रेटेस्ट अमंग देम, या फिर अमंग देम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देन इसके बाद सेकेंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे एल्स इफ के थ्रू से। एल्स इफ num2 ग्रेटर देन num1, तो अगर num2 जो है वो num1 से बड़ा हुआ एंड num2 को सिर्फ num1 से बड़ा होने से नहीं चलेगा, वो num3 से भी उसको बड़ा होना पड़ेगा, num3 से भी बड़ा होना पड़ेगा, मतलब num2 ग्रेटर देन num3, तो डिस्प्ले होगा num2 इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे ए मिस हो गया है। लास्ट कंडीशन एल्स इफ num3 इफ num3 ग्रेटर देन num1, तो अगर num3 num1 से बड़ा है एज वेल एज num3 का वैल्यू num2 के वैल्यू से भी बड़ा है यानी कि ग्रेटर है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या डिस्प्ले होगा num3। तो जनरली यहाँ पे मेरा कॉन्कैट हो रहा है प्लस के थ्रू से, यहाँ पे भी जैसे कॉन्कैट हो गया, और राइट साइड वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि वो कोटेशन के अंदर है, और लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू है वो एक्चुअली वेरिएबल है। तो वेरिएबल कभी खुद प्रिंट नहीं होता, वेरिएबल को जब हम लोग प्रिंट करते हैं वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू स्टोर होता है अंदर में वो वैल्यू प्रिंट होता है। तो ये हो गया हम लोग का मेन फॉर्मूला। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम लोग ब्लूजेन में। तो ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम, तो इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। तो चलिए पहला नंबर दे देते हैं 12, सेकेंड नंबर 15 और थर्ड नंबर 19। तो 19 इज ग्रेटेस्ट। कोई दूसरा सीक्वेंस डालते हैं जहाँ पे पहला वैल्यू सबसे बड़ा है, फिर इसको 18 कर देते हैं और फिर इसको 12 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी आ गया 81, तो यहाँ पे भी आ गया 89। तो यहाँ पे जो 89 है वो num1 में था, तो num1 num2 से भी बड़ा है और num3 से भी बड़ा है, इसलिए 89 आ गया। और अगर मिडिल वैल्यू को बड़ा रखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए 85। इसका मतलब है हर पॉसिबल केस में ये काम कर रहा है और एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मतलब ये प्रोग्राम जो है हमारा एकदम सही है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।